चलिए शुरुआत करते हैं बाजार की आज की चाल से, जहां पर एक बार फिर रिकॉर्ड हाई बाजार ने बनाया और बैंक निफ्टी ने आज एक अलग तरह का मुकाम छुआ। और बाजार की कौन सी बड़ी बातें हैं, यहां से बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा से जानते हैं। आज मार्केट ने नया हाई फिर से बना दिया और ना केवल नया हाई बनाया बल्कि आज उसने 22,200 भी पार किया। पिछले बार के हाई में और इस बार के हाई में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क है, वो है 22,200 का। ये टिपिकली ऑप्शंस राइटर्स जो फंसे हुए थे 22,200 पे, आज उनका चेक एंड बैलेंस हुआ है और हो सकता है मार्केट थोड़े ऑप्शंस को ट्रेड और करवाए क्योंकि अभी वीकली एक्सपायरी बाकी है। और साथ ही आज तो सिर्फ फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, एक निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की माफ कीजिए। दूसरा एक और पॉइंट भी है, आज एचडीएफसी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी था, 2.5% आज एचडीएफसी चला है और ये 1450 के ऊपर जाके बंद हुआ है। तो इसने क्या किया कि एक धुरी बना दी और बैंक निफ्टी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर देके आज 47,000 के ऊपर क्लोज भी करवाया। तो निफ्टी की आज 22,200 के ऊपर और बैंक निफ्टी की आज 47,000 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत काम की है और ये आपको हो सकता है थोड़ी और हेल्प भी करे। लेकिन 16 साढ़े 16 का विक्स चल रहा है, इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट शेक करेगा और कई बार प्रॉफिट बुकिंग या वैल्यूएशन के नाम पर भी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना इस समय सबसे बढ़िया रणनीति होगी, बाजार के अंदर आप जरूर लगाएं। अब आते हैं जरा मार्केट के अंदर सेक्टोरियल चर्निंग कहां पे हुई, एक बार जरा मैं आपके सामने पहले वो रखता हूं। अगर आप देखेंगे तो आज आपको पावर के शेयर्स वापस चलते हुए देखिए, एनटीपीसी डेज हाई, पावर ग्रिड पे रिपोर्ट आई तो वो चला, एचडीएफसी ने काफ़ी हेल्प की, एक्सिस बैंक छोटा भाई बन के आज काफ़ी हेल्प करता रहा। लेकिन आज ऑटो के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, हीरो मोटोकॉर्प टूट गया आज, आयशर मोटर बकायदा डेज हाई पे बंद, डेज लो पे बंद, बजाज ऑटो के अंदर आज थोड़ी प्रेशर दिखा, कोल इंडिया सेकंड डे है जब ये थोड़ा प्रेशर के अंदर आते हुए दिखा है, टीसीएस ने भी आज कोई हेल्प नहीं की, ये भी बकायदा डेज लो पे ही जाके बंद हुए हैं। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर चर्निंग का दौर जारी है, लेकिन इस चर्निंग में थोड़ा टिल्टेड टू पॉजिटिव है, इसलिए आपको दिख रहा है। और जब भी हम नया हाई बना रहे हैं तो उसके बाद बहुत बड़े गैप के साथ हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कल का कल मार्केट आप जरूर चेक कीजिएगा। अब आ जाते हैं जरा मार्केट के अंदर छोटे मझोले शेयर्स के अंदर टिपिकली क्या हुआ। अलकार्गो के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर टिपिकली एक दूसरे कंपनियां शेयर खरीद रही हैं तो उसका बेनिफिट आज मिला। जी एंटरटेनमेंट जो खबर आई कि वो वापस बातचीत कर सकते हैं, सोनी का डेज हाई पे तो नहीं लेकिन 6-7% कम नहीं होता, वो भी चला है। होम फर्स्ट, ईआईडी पेरी जैसे कुछ मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स भी चले हैं। आज फेडरल बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है एक खबर के चलते, और जोमेटो ने आज अपना साल का नया हाई फिर से टेस्ट कर दिया। आज नया हाई टेस्ट करने वालों में से HFCL जैसे शेयर्स भी थे। जो आज वॉल्यूम शॉकर्स बने वो था वॉलपूल, उसमें आज एक ब्लॉक लगा सुबह सुबह, करीब 24% इक्विटी का हाथ बदला हुआ लेकिन शेयर ठीक बंद हुआ। इसके अलावा आज EI होटल या होटल वाले शेयर्स भी आज मार्केट का दिन बनाते हुए दिखे। कुल मिला के लबोलबाब यही है कि अगर आपके पास कोई भी पोजीशंस पड़ी हैं तो आप उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के उसका कंप्लीट बेनिफिट लीजिए, और अगर आप कुछ नया लेना चाहते हैं मार्केट के अंदर तो अपना रिस्क रिवॉर्ड को जरूर चेक करके आएँ। अगर 1:1 बनता है तभी उतरें, अगर 1:1 नहीं बनता तो भले आप ट्रेड ना भी करें मार्केट के अंदर, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर फिर से आपको मिलेगी। तो ये थी बाजार की बड़ी बातें जो हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा ने आपके सामने रखी। और अब बात मेटल सेक्टर की। मेटल की अंडर परफॉर्मेंस के क्या फैक्टर हैं और चीन इसमें किस तरह का रोल निभा रहा है, हमारी सहयोगी अशेषा से जानते हैं। जी हाँ, कोविड के बाद से ही चाइना की इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी स्लो रही है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट पर भी देखने को मिला, जिसके चलते कमोडिटी प्राइसेस में इतना अपमूव देखने को नहीं मिला और इसी के चलते मेटल सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों में। अभी लूनार ब्रेक था और स्ट्रीट का मानना था कि लूनार ब्रेक के बाद डिमांड रिकवरी देखने को मिलेगी चाइनीज़ प्रॉपर्टी मार्केट में, जिसके चलते मार्केट का एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई था मेटल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस को लेकर। लेकिन लूनार ब्रेक के बाद भी डिमांड रिकवरी देखने को नहीं मिली, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कमोडिटी प्राइसेस पर देखने को मिला। इनफैक्ट आयरन ओर प्राइसेस की बात करें तो आयरन ओर प्राइसेस लंदन मेटल एक्सचेंज पर कल 3 से 4% तक गिरे थे। वर्स्ट परफॉर्मिंग कमोडिटी रहा है आयरन ओर ईयर टू डेट बेसिस पर। इनफैक्ट बाकी कमोडिटीज़ की बात करें तो एल्यूमिनियम प्राइसेस करीब 7% से गिरे हैं ईयर टू डेट बेसिस पर, और कुछ और कमोडिटीज़ जैसे जिंक, उसमें भी 10 से 12% की गिरावट देखने को मिली है ईयर टू डेट बेसिस पर। तो चाइनीज़ इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी वीक रही है, जिसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी मार्केट पर देखने को मिला और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कमोडिटी प्राइसेस पर भी देखने को मिला है ग्लोबली, जिसके चलते मेटल स्टॉक्स का अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला पिछले कुछ महीनों में।
चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और यह है ईटी नाउ स्वदेश की एक एक्सक्लूसिव खबर। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गिफ्ट सिटी अथॉरिटी ने फैमिली इन्वेस्टमेंट को विदेशों में निवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव पर फिलहाल अस्थायी रोक लगाई है। पूरी खबर क्या है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। हमारे सूत्रों के अनुसार IFSCA जो कि गांधीनगर में गिफ्ट सिटी चलाती है, उसने फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड के निर्णय पर अपना फैसला अभी के लिए टाला है। और ये फैसला इसीलिए टाला गया है क्योंकि IFSCA अभी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श कर रही है इस बात के लिए कि जो IFSCA के जो नियम हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेके और जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है और जो भारत के फेमा रेगुलेशन है उसमें तालमेल बिठाया जा सके। अभी ये निर्णय अस्थायी रूप से टाला गया है और इसमें बाद में कार्रवाई की जा सकती है। अभी 2022 में IFSCA ने फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड्स को सेटअप करने की अनुमति दी थी और ये फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड्स जो कि देश के फैमिली ऑफिसेज हैं जो कि अरबपति और के ज़रिए वह विदेशों में भी अब निवेश कर सकते हैं, लेकिन इस पे अभी निर्णय टाला गया है। और IFSCA में इन्वेस्टमेंट करने की एक ख़ास बात यह है कि उसमें एक टैक्स हॉलीडे दी जाती है जिसके तहत 15 साल में जो 10 वर्ष है उसमें पूरी टैक्स छूट जो भी यूनिट्स और ऑफिसेज गिफ्ट सिटी में हैं उनको मिलती है। तो ये है अहम खबर गिफ्ट सिटी को लेकर, एक एक्सक्लूसिव खबर ईटी नाउ स्वदेश की। चलिए अब बढ़ते हैं खास चर्चा की ओर। और आज जैसा कि हमने अब शुरू में ही बोला कि इस शो में, इस खास बुलेटिन में हम कंज्यूमर के हितों का भी ख्याल रखेंगे। तो आखिर इंश्योरेंस सेक्टर में जो नए नियम कायदे आसान हुए हैं उससे किस तरह का कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। जी हाँ, आसान नियम कायदे और कंज्यूमर के फायदे। हाल फिलहाल इंश्योरेंस सेक्टर में अगर हम देखें तो कई ऐसे रिफॉर्म्स हुए हैं, कई ऐसे जो नियम है उसे आसान किया गया है और कई बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं जिसकी वजह से इस पूरे सेक्टर पर नज़र बनी हुई है। नए नियम कायदों में किस तरह से कंज्यूमर्स का खास ख्याल रखा गया है और नए नियमों का आपकी ज़िंदगी और जेब पर क्या असर पड़ेगा, इसी विषय पर आज चर्चा हम करेंगे। मगर सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई थी। सबसे पहले अपने सहयोगी अनुराग शाह के पास हम चलेंगे, उसके बाद हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम इस बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अनुराग, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और जिस तरह से अगर हम देखें हाल फिलहाल हम हर दिन इंश्योरेंस सेक्टर से कुछ बड़े डेवलपमेंट सामने आते हुए देखें, तो ज़रा सिलसिलेवार ढंग से बताइए डेवलपमेंट थे क्या? हम नए साल के अंदर ही देखें तो हर दूसरे तीसरे दिन एक नया डेवलपमेंट हो रहा है आईडी की तरफ से और इसमें बताया जा रहा है कि ग्राहकों की सहूलियत के लिए ही। और पिछले एक हफ्ते की हम बात देखें तो IRDA ने नियम लाए हैं, फ्री लुक पीरियड को 15 दिन से बढ़ा के 30 दिन किया है। यानी अगर आपने कोई पॉलिसी ली, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली और आपको लगता है पॉलिसी लेने के बाद कि जो टर्म्स एंड कंडीशन आपको नहीं सूट हो रहे हैं या आपको लगता है कि जो पॉलिसी आपके लिए फायदे की पॉलिसी नहीं है, तो 30 दिन के अंदर आप उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं और किसी भी तरह की पेनल्टी आपको नहीं देनी होगी। ये IRDA ने साफ साफ कर दिया है। इसके अलावा अब प्रपोजल के वक्त ही आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी। आप जब इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रपोजल लेते हैं तब आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल देंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो पॉलिसी आप नहीं भी लेते, प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी जारी नहीं होती तो रिफंड आसान हो जाएगा। क्लेम के वक्त जो है सीधा आपके अकाउंट में पॉलिसी पैसा आएगा, तो ये चीज़ भी रेगुलेटर के द्वारा मैंडेटरी कर दी। इसके अलावा नॉमिनेशन जो है वो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो IRDA ने साफ साफ कर दिया है कि
जो भी पॉलिसी जारी होगी वो बिना नॉमिनेशन के जारी नहीं होगी, क्योंकि कई मामलों में ये देखा जाता था कि जो क्लेम के वक्त या फिर मैच्योरिटी के वक्त नॉमिनेशन नहीं होता था, या जो इंश्योर्ड की अगर कुछ मृत्यु हो गई तो नॉमिनेशन से जुड़ी हुई दिक्कत होती थी। तो प्रपोजल के वक्त ही या पॉलिसी इशू होते वक्त ही लाइफ इंश्योरेंस में जो नॉमिनेशन को मैंडेटरी कर दिया गया, और साथ साथ में बाकी जो भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है या फिर जनरल इंश्योरेंस में भी वेयर एवर इट इज़ पॉसिबल IRDA के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है। ये डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा कल का एक जो डेवलपमेंट है अनक्लेम्ड राशि से जुड़ा हुआ, जहां पर जिस तरह से अनक्लेम्ड अमाउंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर भी IRDA के द्वारा जो है कंपनियों को कहा गया है कि लोगों को आप मैसेज करिए, उनकी KYC करिए, डिटेल लाइए, 12 महीने से ज़्यादा अगर जो भी अनक्लेम अमाउंट है उसको अलग अकाउंट में डाला जाए। एन्यूटी का अगर जो पैसा है वो अनक्लेम अकाउंट में नहीं माना जाएगा अनक्लेम अमाउंट के अंदर। वहाँ पर भी कंपनियों को हर 15 दिन के अंदर, हर महीने की 15 तारीख में बताना होगा कि अनक्लेम अमाउंट कितना है। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट रेगुलेटर के द्वारा दिया गया है, जिसमें जो भी पैसा है, क्योंकि कई बार होता है कि आपने जो पॉलिसी ली है वो आपको पता ही नहीं कि वो मैच्योर हो गई है, उस समय आपने डिटेल्स वगैरह नहीं दी थी, इस वजह से तो अनक्लेम अमाउंट में भी अब इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि कैसे भी करके जो पॉलिसी होल्डर है, नॉमिनी है, उसको खोजा जाए और उसको पैसा दिया जाए। ये इसकी रिपोर्टिंग होगी। फिर एक और बीमा सुगम का भी डेवलपमेंट हुआ है, जहां पर एक कंपनी इस्टेब्लिश की जाएगी बीमा सुगम, जो कि पॉलिसी होल्डर्स को भी फ़ायदा देगी, इंटरमीडियरीज को भी फ़ायदा देगी और इंश्योरेंस कंपनियों को भी फ़ायदा देगी। जो तमाम तरह की जो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सर्विसिंग है उस प्लेटफॉर्म पर हो पाएगी। तो ये पिछले एक हफ्ते के डेवलपमेंट है IRDA के द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा एक हमने भी जो एक स्टोरी की है कल ही, जहाँ पर आपका जो क्लेम है, अगर आप ज़्यादा क्लेम लेंगे तो आपका प्रीमियम बढ़ सकता है कोहर्ट बेसिस के हिसाब से, क्योंकि हमेशा ये शिकायत होती थी कि जो लोग सालों साल तक प्रीमियम दे रहे हैं उनका भी प्रीमियम बढ़ता जा रहा है और वो उनके द्वारा क्लेम नहीं लिया जा रहा। और दूसरी तरफ जो लोग प्रीमियम दे रहे हैं लेकिन क्लेम लगातार लिए जा रहे हैं, तो उससे जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं, नए पॉलिसी होल्डर्स नहीं जुड़ पा रहे थे, नॉन क्लेमेंट है, उनके ऊपर भार बढ़ता जा रहा था। तो एक चर्चा अभी शुरुआती स्तर पे ही है, इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में ही रेगुलेटर के द्वारा उन सुझाव मांगे गए हैं कि क्या एक लोडिंग लगाई जा सके जो ज़्यादा क्लेम लेते हैं उनके प्रीमियम पे, जिससे सीनियर सिटीजन्स को भी नुकसान नहीं हो, जो नए पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको भी नुकसान नहीं हो, फ्रेश एंट्रेंट्स को नुकसान नहीं हो, और नॉन क्लेमेंट जो क्लेम नहीं ले रहे हैं उनको भी नुकसान नहीं हो और उनका प्रीमियम बाकी लोगों के मुकाबले कम बढ़े। और इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि 70% तक जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको इसका फायदा होगा। तो ये हाल के जो पिछले एक हफ्ते के डेवलपमेंट्स है प्रशांत, मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल अनुराग, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इन तमाम जानकारियों को रखा और कोशिश हमारी यही है कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए में बताएं कि आखिर क्या क्या वो डेवलपमेंट है। स्क्रीन के एक हिस्से में हम वो जानकारी देंगे जिसको सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने हम रख रहे हैं। चलिए एक और खास एक्सपर्ट को इसमें हम जोड़ते हैं। हमारे साथ तरुण माथुर साहब हैं, को फाउंडर हैं पॉलिसी बाजार से। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तरुण जी, मेरा सवाल जो फ्री लुक पीरियड है जिसे 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है, सबसे पहले तो आपका इस पे कमेंट जानना चाहूंगा। क्या ये लंबे समय से अवेटेड था? इसके क्या फायदे आपको नजर आ रहे हैं और किस तरह से इस रिफॉर्म को या इस डेवलपमेंट को आप देख रहे हैं? देखिए, आज तक आप कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट ले लीजिए, आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, आपको कम से कम ये सहूलियत मिलती है कि अगर आपने कुछ गलत ऑर्डर कर लिया या आपके साइज का नहीं हुआ या आपके फिट का नहीं हुआ, आपको पसंद नहीं आया, तो आप कुछ दिनों में उसको वापस कर सकते हैं। 30 दिन ही स्टैंडर्ड होता है। तो मुझे लगता है इंश्योरेंस में क्यों सेम चीज क्यों ना हो, क्योंकि देखिए अब कोई कस्टमर है वो कुछ समझ के परख के चीज खरीदता है, पर फिर भी कुछ चीज निकल जाती है। किसी दोस्तों से आपने बात करी, उन्होंने बताया कि अच्छा ये एक फीचर कम है, ज्यादा है, या कोई कवरेज है जो उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो कम से कम कस्टमर्स जब खरीद रहे हैं तो उनको इस बात के लिए डर नहीं होगा कि अगर मैंने खरीद लिया, आज मैंने पैसे दे दिए, तो फिर मैं फंस जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मूव है। पहले भी 15 दिन होता था, अब 30 दिन हो गया है, तो कस्टमर का और टाइम है। तो मेरे को तो लगता है कि ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अब आ गया है, तो इट्स अ वेलकम मूव। तो ये अहम बात है। तरुण जी, इन सब के बीच में जो दूसरा हम देख रहे हैं, अगर हम बात करें रिफॉर्म की, तो उसमें हम बीमा सुगम की बात बार बार हो रही है। इस बदलाव को, इस
डिजिटाइजेशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अभी बहुत अर्ली डेज है, डीओ में एक आइडिया है अभी तक तो, पर जो इसके थॉट प्रोसेस है वो यही है कि चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो बायर हो, चाहे कोई जो आपके एंटिटी हो, वो उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे लोगों को सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएं या फिर सारी सर्विसेज मिल जाए। तो क्या है, एक कंज्यूमर को 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा, किसी के पीछे नहीं पड़ने का, अपनी अपनी ही पॉलिसी की सर्विसिंग के लिए उनको एक जगह मिल जाएगी। तो मुझे लगता है आइडिएशन बहुत अच्छा है, इसकी एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, बट आई थिंक वी हेडेड इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि देखिए जितनी चीजें डिजिटल होती जाएंगी उतनी उसकी रीच बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हमारा 5G का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लोग और ज्यादा अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे आ गए हैं। तो मेरे को लगता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी से बात करने के लिए अगर कोई माध्यम मिल जाए, एक एक्स्ट्रा माध्यम मिल जाए, तो कोई खराबी नहीं है। मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया है। चलिए, अब ज़रा अगर हम बात करें अनक्लेम बीमा रकम से जुड़े नियमों में जो बदलाव है, जो एडा ने मास्टर सर्कुलर जारी किया है, कई सुझाव हैं इसमें, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जो अनक्लेम्ड अमाउंट्स है ये बहुत टाइम से पेंडिंग है। मुझे लगता है कि देखिए जो आईआरडी की रूलिंग है वो तो बिल्कुल सही है, जितना हो सके हमें अनक्लेम्ड अमाउंट्स को उनके राइटफुल ओनर्स तक पहुंचाना चाहिए। पर मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन भी है, क्योंकि आज भी इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स करती है कि किसी तरह से आप ये क्लेम्ड अमाउंट जो उसके राइटफुल ओनर तक पहुंचा पाए, पर शायद वो एक्सेस और डेटाबेसेस नहीं है जहां पे कर पाए। तो मुझे लगता है अगर थोड़ी मदद मिले और हम लोग कुछ जैसे हमारे पास आधार का डेटाबेस है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस का डेटाबेस है, उनके माध्यम से अगर हम उन उन लोगों को रीच कर पाएँ ताकि उन्हीं की मदद हो, तो मुझे लगता है ये इसके लिए थोड़ा और एफर्ट लगेगा, बट एज़ अ रूलिंग तो बहुत अच्छा है कि हम लोग और ज़्यादा कोशिश करें। मैं आपसे ये समझना चाहता, जब जब अनक्लेम्ड अमाउंट की बात हो रही है और आईआरडीए कह रहा है कि इंटरमीडियरीज है, एजेंट्स है, इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रयासों को बढ़ाए, तो क्या इसमें जो हर जो आप प्रीमियम जमा कराने जाते हैं वहां पर कुछ ड्यू डिलिजेंस ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, या फिर केवाईसी की प्रक्रिया करनी चाहिए, या क्या कुछ और किया जा सकता है जो रनिंग पॉलिसीज है? क्योंकि मास्टर सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जो लिटिगेशन वगैरह में पॉलिसीज चली गई है उनके लिए अलग एक हेड बनाया जाए, लेकिन जो रनिंग पॉलिसीज है वहां पर कंपनियों को तेजी लाना जरूरी है और हर 15 दिन में आईआरडीए को भी वो रिपोर्ट करना होगा। तो क्या इससे लगता है कि कंपनियों पे प्रेशर आएगा और अनक्लेम अमाउंट है जो रियल नॉमिनीज है या पॉलिसी होल्डर्स है वहां तक पहुंच पाएगा? मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। अगर जैसे आपने बताया कि नॉमिनी की डिटेल्स अब मैंडेटरी कर दी हैं, तो जैसे-जैसे वो प्रपोज़ल के टाइम पे जब कोई खरीद रहा है तब वो मल्टीपल डिटेल्स दे दे, मल्टीपल फ़ोन नंबर्स दे पाए। जैसे बोला रिन्यूअल के टाइम पे अगर वो एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाएँ, तो जैसे-जैसे ये डेटाबेस बनता जाएगा, जैसे-जैसे हम और कस्टमर्स को बोलते जाएँगे, तो बिल्कुल, और जैसे मैंडेटरी कर दिया जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी भी और ज़्यादा रिगर के साथ ये सब करेगी। तो उससे कम तो होना चाहिए। पर मुझे लगता है आज की प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होगी जहाँ पर कि कोई एक सेंट्रल डेटाबेस जिसके हम लोग पास जा पाएँ और उसको एक्सेस कर पाएँ। जैसे आज आधार है, मेरे ख्याल से उसका एड्रेस वगैरह जो है वो वेरीफाई हो जाता है। पर अगर वो एड्रेस आधार पे जाके कोई चेंज करता है तो क्या वो हमारी पॉलिसीज़ में मूव करता है? तो उसका आंसर अभी नहीं है। तो मेरे ख्याल से केवाईसी मैंडेटरी हो गया, जैसे जीआई में हो गया, एलआई में, लाइफ इंश्योरेंस में पहले से ही था। तो उससे तो बहुत मदद होगी क्योंकि वो एड्रेस आ जाएगा। बट क्या हम हर सोर्स से उस कस्टमर की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचा पा सकते हैं? मेरे ख्याल से वो एक और स्टेप है जो लेना चाहिए। सर, एक और सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप बीइंग लार्जेस्ट एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो ये जो कोहर्ट बेस इंश्योरेंस की बात हो रही है जहाँ पर एक कैटेगरी बकेट बनाई जाएगी और अगर आप ज़्यादा क्लेम लेते हैं तो आपका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोडिंग बढ़ जाएगी, तो इसको आप कैसा देखते हैं? क्या आपके पास भी जो डेटा आता है वो बताता है कि ओवरऑल हेल्थ का प्रीमियम तो बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ न्यू पॉलिसी होल्डर्स नहीं जुड़ रहे हैं, जो न्यू एंट्रेंट्स है उनको इतना इंसेंटिव नहीं है, नॉन क्लेमेंट्स है उनके पास, उनके लिए इतना इंसेंटिव नहीं है, सीनियर सिटीजन है उनका प्रीमियम लगातार बढ़ता जा रहा है, केवल कुछ चुनिंदा बैड क्लेम्स की वजह से हर कोई इंपैक्ट हो रहा है? देखिए, कोहॉर्ट बेस्ड अंडरराइटिंग बहुत टाइम से डिस्कशन में है। आज भी अगर आप एक नॉन रिटेल इंश्योरेंस देते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस देते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो उसमें यही होता है कि जो कंपनी ज़्यादा क्लेम करती है, उसकी क्लेम के बाद ही उसका प्रीमियम तय किया जाता है। रिटेल इंश्योरेंस में ये मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि देखिए, कोई भी कस्टमर आज पॉलिसी लेने से पहले एक प्री मेडिकल होता है, या तो टेलीमेडिकल के थ्रू या फिर एक एक्चुअल मेडिकल में जा रहे हैं। तो उसके बाद उनको पनिश करना कि उन्होंने क्लेम लिया,
मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। आपकी बात सही है। होता क्या है कि कुछ ज़्यादा क्लेमिंग कस्टमर्स होते हैं, उनकी वजह से पूरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहता। पर उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अलग-अलग मेजर्स हैं। पहली बात है हॉस्पिटल, हम उसके अंदर कैसे और अच्छा नेटवर्क बना पाएँ, या कोई हॉस्पिटल रेगुलेशन आ जाए जिससे प्राइस कम हो जाए। पर कोहॉर्ट बेस करने में, चाहे मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसके लिए कुछ यंग लोग, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं फोल्ड में, वो आ जाएँगे। पर मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप किसी ओल्ड एज में जाते हैं, जैसे 60 से ऊपर हो जाते हैं, और आपका प्रीमियम बढ़ता जाए, तो फिर वो एक ओल्ड एज कस्टमर जिसने पूरी जिंदगी प्रीमियम दी है, उसके लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ बहुत सोचना पड़ेगा, इसमें आइडिएशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इसमें शायद हमारे को कोई और तरीके निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कोहॉर्ट बेस अगर आप करते हैं, तो आप एक कोहॉर्ट को कर सकते हो, पर एक क्लेमिंग कस्टमर पे आप एक पेनल्टी लेवी नहीं कर सकते। बट मेरे को लगता है कि अभी बहुत नए-नए स्टेज पे, अभी कोई रेगुलेशन भी नहीं आई है, और अभी सिर्फ डिस्कशंस में है, तो ये कहाँ निकलेगा, इसका कुछ अच्छा लॉजिकल तरीका ज़रूर निकलेगा। तो ये चर्चा का मकसद यही था कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में जो बदलाव हो रहे हैं और उन बदलावों के संकेतों को समझें, और वाकई एक जो निचोड़ है कि वक्त वक्त पर इस तरह के बदलाव काफ़ी आवश्यक होते हैं, जिसके ज़रिए कंज्यूमर के हित और ज़्यादा बेहतर हों, उन्हें फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तरुण जी आपका। इसके साथ ही हम अपने सहयोगी अनुराग शाह का भी शुक्रिया करेंगे तमाम डिटेल्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम जानकारी बहुत स्पष्ट हो गई हो, तमाम बातें बहुत आसान भाषा में हमने आपके सामने रखी। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पीएम मोदी ने जम्मू को बम्पर तोहफों की सौगात दी। उन्होंने 32,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जम्मू के पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ साथ जम्मू में एम्स का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद, अलगाववाद की आवाजें उठती थी, अब यहां हर सेक्टर में विकास का जो है वो बयार बह रही है। नई परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर में विकास को कैसे रफ्तार मिलेगी, हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट देखिए। खराब मौसम, बर्फबारी और बारिश के बावजूद आज भारी तादाद में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहां मौलाना आजाद स्टेडियम में आए। मौलाना आजाद स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा दौरा है पिछले 10 सालों में, और जम्मू में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये दूसरी बार प्रधानमंत्री यहां लोगों से बातचीत कर रहे थे। पहली बार ये 2022 में पल्ली के इलाके में आए थे, और 2024 में आज यहां प्रधानमंत्री आए। यहां पे 32,000 की लागत में कई स्कीम्स का उद्घाटन किया, और उसके साथ साथ कई स्कीम्स का नींव पत्थर भी रखा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से निशाना कसा परिवारवाद पे, बिना नाम लिए अब्दुल्लाज और मुफ्तीज का। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने सबसे ज्यादा मुश्किलातों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि इन परिवारवादों की वजह से जम्मू के युवा जो थे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि जो ये पार्टीज रही हैं, इन्होंने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, इन्होंने अपने बारे में सोचा, इन्होंने कभी भी युवाओं की एस्पिरेशंस के बारे में नहीं सोचा, उनके बारे में, देश के बारे में नहीं सोचा। तो यही एक वजह है कि ये जम्मू कश्मीर कभी तरक्की नहीं कर पाया। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद किस तरीके से जम्मू कश्मीर एक बार फिर से तरक्की की राह पर चल पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम को लेकर नया अनुमान जारी हो गया है। क्या है अनुमान और इसका खेती किसानी पर क्या असर हो सकता है, यह समझने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी विश्व मोहन के पास। विश्व मोहन, बताएं मौसम को लेकर ये जो अनुमान है, इसकी फाइंडिंग्स हैं क्या? देखिए, मौसम विभाग की आईएमडी की जो ये रिपोर्ट है, ये फरवरी और मार्च के महीने के लिए थी। उनका अनुमान ये है कि देश के ज़्यादातर क्षेत्र, अगर दक्षिण भारत को अगर छोड़ दे, तो ज़्यादातर इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना लगाई जा रही है। अब ऐसे सीजन में जब हार्वेस्टिंग का टाइम है, ऐसे में अगर बारिश होती है तो डेफिनेटली फसल को यहाँ पर नुकसान होगा, रबी सीजन की फसलों को नुकसान होगा। खासकर में उसमें गेहूँ, चना, सरसों और मसाले जैसे जो एग्री कमोडिटीज़ है, उनको नुकसान की आशंका जताई गई है। साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर तापमान भी ज़्यादा रहने की संभावना है। ऐसे समय अगर तापमान अगर फरवरी के महीने में अगर ज़्यादा होते हैं तो इसका असर यील्ड पर होता है। हमने पिछले 2 सीजन में देखा था, गेहूं पर तापमान का असर पड़ा था और यील्ड कम हो गई थी, और इस साल भी उस तरह की संभावनाएं बननी शुरू हो चुकी है। देखते हैं किस तरह आगे की स्थिति बनती है, उत्पादन पर क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस रिपोर्ट में एक अच्छी बात यही है कि मौसम विभाग ने कहा है कि अल नीनो की जो स्थिति है, उससे हम उबर कर गर्मी से पहले न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं। वो अच्छी बात है, यानी आगे के मानसून सीजन को लेकर ये अच्छे संकेत है, और उम्मीद करते हैं जब मानसून का सीजन शुरू होगा जून में, उस समय अच्छी बारिश इस साल देखने को मिले। जी
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इस अहम अपडेट के लिए। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी ET नाउ स्वदेश पर अहम कार्यक्रमों का और शोज का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए।